भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तियां और क्षेत्राधिकार रखता है। सामान्य तौर पर यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किए गए संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। सीमित अर्थों में इसने ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल की विरासत भी ग्रहण की है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पश्चात 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में इससे जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। यह अध्याय अनुच्छेद 124 से 147 तक फैला है तथा इस अध्याय का नाम संघ की न्यायपालिका है। अनुच्छेद 124(2) भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, परंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा। इस अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण शब्द परामर्श है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इसका अलग अलग अर्थ निर्धारित किया है। परामर्श शब्द लेकर 2 मूल प्रश्न थे। परामर्श राष्ट्रपति पर आप बाध्यकारी है या नहीं, तथा परामर्श कितने न्यायाधीशों से किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 1982, 1993 और 1998 में इस अनुच्छेद की विस्तृत व्याख्या की। 1982 में एसपी गुप्ता के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4 और 3 के बहुमत से निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 124 के अधीन दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। 1993 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स मामले में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7 और 2 के बहुमत से अपने पिछले निर्णय को पलट दिया और निर्धारित किया कि अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। इसमें स्पष्ट किया गया कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करके निर्णय करेगा कि राष्ट्रपति को क्या सिफारिश की जानी चाहिए। अंतिम निर्णय मुख्य न्यायाधीश ही करेगा, चाहे उसकी राय शेष दोनों न्यायाधीशों से अलग हो। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा। 1998 में ये प्रश्न पुनः खड़ा हुआ। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कुछ प्रश्न पूछे, जिनमें सबसे प्रमुख यही था कि यदि मुख्य न्यायमूर्ति ने वरिष्ठ सहयोगियों से विचार विमर्श किए बिना सलाह भेजी हो तो क्या सरकार के लिए उसे मानने की बाध्यता है। राष्ट्रपति के इस प्रश्न पर सलाह देने के लिए 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठी और उसने सर्वसम्मति से कुछ सिद्धांत दिए। वर्तमान में इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 1998 के मामले में दी गई सलाह। अनुच्छेद में वर्णित परामर्श का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं, बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से हैं। मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ उत्तम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। न्यायाधीशों के इस मंडल में भावी मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्यता है शामिल होना चाहिए। परामर्श मंडल में शामिल सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित होनी चाहिए, मौखिक नहीं। मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की लिखित सिफारिश भी सरकार को भेजनी होगी। सरकार इस मंडल की सिफारिश मानने को बाध्य है, किंतु यदि परामर्श संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो सरकार सिफारिशें मानने को बाध्य नहीं होगी। यदि सरकार सिफारिश किए गए व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायाधीश के पास कोई सूचना, तथ्य या सामग्री भेजती है तो उस पर कार्यवाही करने के लिए भी मुख्य न्यायाधीश को परामर्श मंडल से विचार विमर्श करना होगा।